ऋतु संधि आपको कठिन लगती है? आज इसको हम सबसे इजी वे में सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा आप लोगों को जब भी ऋतु संधि की बात, अपने माइंड को ये बता देना है कि जो ऋतु संधि है किससे संबंधित है? विसर्ग संधि से संबंधित है। संस्कृत में जो ऋतु संधि है किससे रिलेटेड है? विसर्ग संधि से रिलेटेड है। और इस ऋतु संधि में हमारा क्या बनेगा? र बनेगा। क्या बनेगा? र। अब विसर्ग संधि के अंतर्गत है तो यानी ये जो विसर्ग है क्या बनेगा? र बनेगा। ठीक है, कुल मिला के इसका जो संक्षेप रूप है ऋतु संधि का यही निकल के आता है कि ऋतु संधि में जो विसर्ग है क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। अब उसकी कंडीशन क्या है, उसका रूल क्या है, ये हमें जानना होगा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसके नियम को समझते हैं आसानी से, क्योंकि जब हम इसके नियम को समझ जाएंगे तो हमारे लिए ऋतु संधि क्या है, इजी हो जाएगी। अब इसका नियम क्या है, सभी लोग जो है पहले अच्छे से सुन लीजिए कि ऋतु संधि में जैसे हमारा जो संधि होता है उसमें दो पद होता है, एक पहला पद होता है, एक दूसरा पद होता है। तो जो पहला पद होगा उसमें क्या होगा कि पहले पद में अ आ को छोड़ के यानी जो शब्द को तोड़ेंगे तो उसके अंत में विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए। अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, चाहे ई हो सकता है, चाहे ऊ हो सकता है, या फिर हमारा जो है ए ओ भी हो सकता है, बस अ आ नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है ऋतु संधि में। आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। पहले ध्यान से सभी लोग सुनिए, क्योंकि एक बार जब ध्यान से अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ऋतु संधि कठिन नहीं लगेगी। तो इसकी पहली कंडीशन क्या आती है कि जो पहला पद है उसमें अ और आ स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक, जब शब्द को तोड़ेंगे तब विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या याद रखनी है ऋतु संधि में कि जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हिंदी वर्णमाला का हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है यानी ग घ अंगा, इस क्रम में जो नीचे में आता है, चाहे पवर्ग चवर्ग का, टवर्ग का, पवर्ग का, जो तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे आएगा वर्ण वो काम करेगा। और य व र ल जिसे हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार समझे तो जो हमारे घोष वर्ण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इस संधि में काम करते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो 19 वर्ण घोष वर्ण है वो और स्वर वर्ण ये वर्ण काम करेंगे। दूसरे पद में यदि हमारा घोष वर्ण आ जाता है या तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर का वर्ण आ जाता है पांचों वर्गों में से, चाहे कवर्ग का, चाहे चवर्ग का, चाहे टवर्ग का, चाहे पवर्ग का, ठीक है, साथ ही साथ य व र ल ये भी आ जाता है, इससे भी वर्ण शुरू है, तो वहां पे हमारा ऋतु संधि काम करेगा। ठीक, अब उसमें जो विसर्ग है वो र कैसे बनेगा चलिए जानते हैं। नियम इसका पहले समझ लीजिए, अ या आ क्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। पहले नियम को समझ लीजिए, फिर अभी एग्जाम्पल से भी समझाया जाएगा। तो जो हमारा पहला पद है उसमें क्या है कंडीशन कि अ आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। फिर क्या है प्लस जो दूसरा पद है, कौन सा, जो हमारा दूसरा पद है उसमें तो हमारा स्वर वर्ण काम करेगा ही। ठीक, स्वर वर्ण का कोई भी जैसे आ ई उ री री कोई भी हो सकता है, चलेगा, स्वर वर्ण तो काम करेगा ही। अब साथ ही साथ क्या व्यंजन वर्ण भी रहेगा। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर का कौन सा वर्ण रहेगा, कौन सा व्यंजन वर्ण रहेगा, जो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है और पांचवें नंबर पे। ठीक है, इसको आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लिखे ग घ अंगा। ठीक, ये कवर्ग का है तीनों वर्ण ग घ अंगा। चवर्ग का क्या हो जाएगा, च छ च छ इया, फिर ड ढ अण, फिर द ध न, फिर क ह म। तो ये तीसरे नंबर का वर्ण है, ये चौथे नंबर का वर्ण है और ये किस नंबर का वर्ण है, पांचवें नंबर का। मतलब ये इन वर्णों से यदि दूसरा पद शुरू हो रहा है तो साथ ही साथ इसमें क्या कौन सा वर्ण रहेगा, य व र ल, कौन सा रहेगा, य व र ल। ठीक, जिसे इसको हम घोष वर्ण भी बोलते हैं। ठीक, तो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, इन वर्णों से यानी इन वर्णों से जो दूसरा पद है यदि इन वर्णों से शुरुआत है तो वहां पे हमारा जो है क्या आएगा, ऋतु संधि लगेगा। ठीक,
तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि जो पहला पद है उसमें अ आ स्वर नहीं होगा। ठीक, यहाँ कट्टम काट की है, इसका मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है पहले पद में। ठीक, फिर जो दूसरा पद है उसमें हमारा स्वर वर्ण तो काम करेगा ही, साथ ही साथ व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? घोष व्यंजन वर्ण, जिसे हम तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का कहते हैं। साथ ही साथ हमारा क्या आएगा? य, व, र, द। इन वर्णों से यदि जो दूसरा पद है उसका जो शब्द है इन वर्णों से शुरू होता है, यानी ये जो 19 वर्ण ले लीजिए, इससे शुरू होगा, और जो स्वर वर्ण होगा उससे शुरू होगा, तब कौन सी संधि काम करेगी? हमारी रुत्व संधि काम करेगी। तो इसका नियम क्या निकल के आता है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है पहले पद में, और जो दूसरा पद है उसमें हमारा स्वर वर्ण तो रहेगा ही, साथ ही साथ व्यंजन वर्ण भी रहेगा। और कौन सा व्यंजन वर्ण रहेगा? जो तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। साथ ही साथ उसमें य, व, र, ल, ये भी वर्ण काम करेंगे। ठीक, तब हमारा कौन सा आ जाएगा? जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। अब इसको चलिए समझते हैं उदाहरण से। ठीक, तब आप लोगों को अच्छे से समझ, क्योंकि जो बुक है एनसीईआरटी बेस पे व्याकरण वीथी, उसमें जो है 2-3 उदाहरण है, उसको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, ये जो बुक है आप लोगों की व्याकरण वीथी, इसके अंतर्गत दिया है एक शब्द मुनि धन अयम। पहला शब्द क्या दिया है? मुनि धन अयम। अब इसमें देखिए कि जो पहला पद है उसको जब हम तोड़ेंगे, ये हमारा मुनि जो है पहला पद हो गया, और जो अयम हो गया ये क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। अब ये जो मुनि शब्द है इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है? म निकल के आएगा। फिर म में क्या? ऊ लगा है। कौन सा? छोटा ऊ, तो छोटा ऊ। फिर नी। अब यहाँ पे विसर्ग क्या है? ये है ना विसर्ग। इस विसर्ग से पहले ई का मात्रा है कि नहीं है ना? अब जब न को तोड़ेंगे तो न पे छोटी ई की मात्रा है, फिर आया हमारा विसर्ग। यानी इस मुनि शब्द को जब हम टुकड़े करेंगे कि किन किन वर्णों से मुनि शब्द बना है, तो हमारा कुल्ली क्या आता है? ये निकल के आता है। ठीक, अब यहाँ पे विसर्ग से पहले कौन सा स्वर वर्ण आया है? ई आया है। अ और आ नहीं है, नहीं है, यानी ये रुत्व संधि इस पे काम करेगी। लेकिन दूसरे पद में भी हमें नियम देखना है कि दूसरे पद का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब दूसरा पद में क्या है? स्वर वर्ण काम करेगा, व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण? जो घोष वर्ण है वो। अब यहाँ पे जो अ है, ये जो अ है क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। अयम जो लिखा है, अयम में जो अ है इसको जब हम तोड़ेंगे तो अ धन य धन अ धन म निकल के आएगा। ठीक, तो हमारा इसमें जो है स्वर वर्ण अ शुरू है कि नहीं? जो ये पहला पद है उसमें आखिरी वर्ण लिया जाता है, और जो दूसरा पद है उसका ये पहला वर्ण लिया जाता है कि नहीं? इसको भी तोड़ दें। चलिए भाई, अ प्लस अ स्वर वर्ण है, तो अ में तो कोई स्वर वर्ण जुड़ेगा नहीं। यह क्या है? व्यंजन वर्ण है, वो भी पूरा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? अ जुड़ा हुआ है। आप संस्कृत में हमारा यहाँ क्या है? ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। इसमें स्वर वर्ण हमेशा हेल्प करते हैं। यदि आधा लिखा है तब तो वो समझिए बिना स्वर के हैं, यदि पूरा लिखा है तो इसका मतलब उसमें कोई नहीं स्वर जुड़ा है, तो अ तो जरूर जुड़ा है। अब इस य में क्या है? कोई ई नहीं जुड़ा है, ऊ नहीं जुड़ा है, तो क्या है? इसका मतलब पूरा लिखा है तो अ जुड़ा हुआ है। म, फिर क्या आया? म। अब यहाँ पे ये जो अ है पहला पद, जो अयम का पहला वर्ण है, वो स्वर वर्ण है कि नहीं है? यानी ये क्या है? रुत्व संधि के नियम को फॉलो कर रहा है। विसर्ग से पहले क्या है? अ आ स्वर वर्ण नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो दूसरा पद है स्वर वर्ण से शुरू है। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग क्या बनेगा? र बनेगा। क्या बनेगा? र बनेगा। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो जाएगा मुनि। ठीक, ये मुनि के ही ना टुकड़े हैं, बस ये विसर्ग क्या बन गया? र बन गया। और क्या इधर का क्या बन गया? अयम बन गया। ठीक, अब इन सबको जोड़ देंगे, ये विसर्ग क्या बना? र बना, रुत्व संधि के अनुसार। अब इसको जब एक साथ लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मुनिर। अब यहाँ पे र और अ, ठीक है, यहाँ पे ये र क्या है? आधा है। ये जो विसर्ग है, विसर्ग र बना तो आधा बना कि नहीं बना? लेकिन इस र में जब हमारा अ जुड़ गया तो ये र क्या हो गया? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और यम आगे हो गया, ये र और अ जुड़ के जो है पूरा र बना देंगे, और इधर यम बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? मुनि बच जाएगा। तो हमारा पूरा शब्द क्या बन जाएगा? मुनिर यम। क्या बन जाएगा? मुनिर। और ये जो विसर्ग था वो र बना, वो भी आधा र बना,
लेकिन ये अ जुड़ के इसको पूरा र बना दिया। जब संस्कृत में जब कोई भी स्वर किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है तो उसको क्या पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, तो यानी ये जब अ इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा र इसको बना देगा। और बाद में क्या बचा, अयम, ये लिखा है। तो पूरा शब्द हमारा क्या बन गया, संधि होके क्या बना, मुनिर्यम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये विसर्ग जो है र बना किससे, रुद्र संधि के अनुसार। और इसका नियम क्या है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। यहाँ पे कौन सा स्वर वर्ण है, ई है। और जो दूसरा पद है उसमें क्या कंडीशन है कि स्वर वर्ण तो रहेगा, साथ ही साथ व्यंजन वर्ण जो रहेंगे। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण नहीं है, कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। ठीक, ये जो अ है क्या है, स्वर वर्ण है कि नहीं है। यानी हमारा जो है लगभग 99% रुत्व संधि का नियम फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये विसर्ग किसका काम करेगा, र बनने का काम करेगा। और ये विसर्ग जब र बन जाएगा और यहाँ पे ये अ इससे जुड़ के इस र को पूरा बना देगा और हमारा पूरा शब्द बन जाएगा मुनिर्यम। ठीक, आ गई बात आप लोगों को समझ में। अब चलिए दूसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं, क्योंकि रुत्व संधि जो है आप लोगों को कठिन लग रही है, तो इसको इजी बनाने के लिए 2-3 जब एग्जाम्पल आप लोग समझ लेंगे तब आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं अगला उदाहरण। ये उदाहरण जिसको समझ में आ गया यस करके कमेंट करके लिखेंगे। जो रुत्व संधि है उसमें जो विसर्ग है क्या बनेगा, हमारा र बनेगा। अभी हमने ई वाला समझा है, एक ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं। एक है हमारा उदाहरण, गुरु धन जयति। दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, गुरु धन जयति। अब इसमें ये जो गुरु है यहाँ पे विसर्ग लगा है, जो पहला पद है और जो दूसरा पद है इसमें दूसरे पद में ज क्या शुरू है, ज जो है तीसरा वर्ण है कि नहीं, च छ ज तीसरे नंबर पे ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी रुत्व संधि काम करेगी। पहले पद में क्या है, अ स्वर वर्ण नहीं है। इस गुरु शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो र में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना। अब जैसे गुरु शब्द को तोड़े तो ग पे ऊ का मात्रा है, फिर ऐसे ही र पे क्या है हमारा ऊ का मात्रा है। ठीक, फिर क्या है हमारा विसर्ग है, क्या है विसर्ग। यानी इस विसर्ग से पहले हमारा कौन सा स्वर वर्ण आ रहा है, ऊ आ रहा है। और आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे रुत्व संधि क्या है काम करेगी। अब दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं कि जो तीसरे नंबर का वर्ण हो, चाहे चौथे नंबर का वर्ण हो, चाहे 5वें नंबर का, या य व र ल हो, साथ ही साथ स्वर वर्ण। तो यहाँ पे जो ये जयति लिखा हुआ है, तो जयति में जो ज है क्या है, व्यंजन वर्ण है। और किस नंबर का है, तीसरे नंबर का है। इस नंबर का तीसरे नंबर, जब हम च छ ज बोल रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी यहाँ पे भी नियम पूरा हो रहा है और यहाँ पे भी नियम पूरा हो रहा है, किसका, रुत्व संधि का। तो अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है क्या बनेगा, हमारा र बनेगा। अब यहाँ पे ये तो हमारा जयति हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, तोड़ना आ गया ना। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ है, कैसे है ये नहीं समझ पाएंगे आप। अब इसको भी ज धन य, अब ज क्या है व्यंजन वर्ण है, तो ज धन अ धन य धन अ, फिर त पे छोटे की मात्रा है तो त धन ई हो जाएगा। ठीक, अब इसमें दोनों ये पद भी अपना नियम पूरा कर रहा है रुत्व संधि का, और ये पद भी रुत्व संधि का नियम पूरा कर रहा है। अपनी अपनी जगह दोनों फिट बैठ रहे हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है, अब जैसे हम बर्फ जमाते हैं तो बर्फ ये उसमें जो ये साचा बनता है, देखे हैं ना आप लोग, तो उसमें अब ये कोई दूसरी ट्रे है बड़ी सी, तो इसका इस पर फिट बैठेगा नहीं ना बैठेगा। तो यहाँ पे रुत्व संधि का जो नियम है दोनों अपने अपनी जगह पे सही है, काम कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, रुत्व संधि काम करेगी। अब रुत्व संधि में क्या है कि जो विसर्ग है र में बदलना है, किसमें बदलना है, र में। तो ये जो विसर्ग है हमारा क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो दूसरा पद है जयति, क्या लिखाया है, जयति। और यहाँ पे शब्द क्या है, गुरु, यही ना है। सब शब्द जो है सारे के सारे वही हैं, इधर भी गुरु है इधर भी जयति है, बस ये विसर्ग क्या बदल गया है, र में बदल गया है। अब ये जो र है क्या है, आधा है। पहले वाले में र पूरा कैसे बना था, अ मिल के, ठीक है, लेकिन इसमें जो र है आधा है। अब ये जो गुरु शब्द है, गुरु लिख लिए। अब ये जो र है आधा है, और जब आधा रहेगा तो वो किसमें चला जाता है, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, उड़ंतु र। जब आधा र रहता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है।
तो हमारा यहाँ पे ये जो र है ऊपर चला गया है, कौन सा रूप ले लिया है, जिसे आप सरल भाषा में क्या बोलते हैं, उड़ंतु र। ठीक, तो ये गुरु शब्द है, जयति शब्द भी है, बस ये जो विसर्ग है किसमें बदला, र में बदला। किस नियम के अनुसार, रुत्व संधि के नियम के अनुसार। और ये जो विसर्ग र बना है, आधा बना है, इसलिए ऊपर लग गया है, और यदि इसमें अ जुड़ जाता है तो वो पूरा का पूरा हम लिख दे। ठीक, इतनी बात समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें क्या, विसर्ग से पहले अ स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसमें कोई भी स्वर वर्ण हो, या फिर हमारा तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जो व्यंजन वर्ण आते हैं उससे शुरू हो शब्द, या फिर य व र ल से शुरू हो। इन वर्णों से यदि शुरू होता है तो तुरंत जो है विसर्ग संधि, विसर्ग किसमें बदलेगा, हमारा र में। और विसर्ग का र बनना ही क्या कहलाता है, हमारा रुत्व संधि कहलाता है। तो ये उदाहरण भी आपको समझ में आ गया। पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक होती रहती है, तो इसको आप लोग मतलब सीरियसली मत लिया करिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है, ये कॉमन होता है हर किसी में। अब मेरे अंदर तो ज्यादा है कि जब मैं ज्यादा बोलने लगती हूँ तो बोलती कुछ और हूँ, लिखती कुछ और हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दिला देते हैं, अच्छी बात है, ध्यान दिया करिए। और मुझे खुशी है कि आप लोग जो है वीडियो को डीपली देख रहे हैं, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे जो है कमी बेसी है, उसको आप लोग जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए अब जानते हैं कि ट्रिक, कोई भी शब्द है उसको देख के हम कैसे जानेंगे कि ये रुत्व संधि का एग्जाम्पल है। तो ट्रिक इसकी क्या बनेगी में हमारी, इसकी ट्रिक बनेगी, जब विसर्ग का रूप र के रूप में मिले तो वह शब्द रुत्व संधि का उदाहरण होगा। ठीक, जब विसर्ग का जो रूप है वो किसमें मिले, र के रूप में मिले, तो वह शब्द क्या होगा, रुत्व संधि का उदाहरण होगा। या आप यूं कह सकते हैं, शब्द के बीचों बीच भी कह सकते हैं कि शब्द के बीचों बीच जब विसर्ग जो है र में परिवर्तित रहेगा तो वहां पे हमारा रुत्व संधि होगा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसके उदाहरण को देख लीजिए, जब उदाहरण लिखे रहेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों की बुक में 2-3 ही दिया है, तो उसके जरिए ही जान लीजिए। आप लोगों की जो बुक है उसमें जो है 2-3 उदाहरण दिया है, मुनिर और है हरिरावच्छुति, और तीसरा क्या है, गुरु जयति। ये तो आप लोगों की जो बुक है व्याकरण विधि उसके अंतर्गत है उदाहरण। एक शब्द पढ़ते हैं हम, निर्दय। क्या पढ़ते हैं, निर्दय और कविरियम। एक और क्या पढ़ते हैं, निर्धनम। अब ये सारे उदाहरण क्या है, हमारे विसर्ग संधि में के अंतर्गत रुत्व संधि के उदाहरण है। अब इसको देख लीजिए, ये जो मुनिर शब्द है, मुनिरियम, इसमें शब्द के बीचों बीच जो विसर्ग है मुनिधन आयम, इसको जब हम तोड़ेंगे मुनिधन आयम, ये विसर्ग जो है मेरा के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हरिधन आगच्छति। ठीक है, और विसर्ग जो है र बना है, और आगच्छति का जो आ है वो र में मिल गया है, तो क्या हो गया है, वो रा हो गया है। ठीक है, इसी तरह गुरु जयति, यहाँ पे ये जो ज है, यहाँ पे जो ये ज है, यहाँ पे ये र के रूप में ऐसे दिख रहा है। ठीक, ऐसे ही निर्दय में भी यहाँ पे द के ऊपर ये जो र है वो दिख रहा है, और कभी रेम में भी देखिए र आपको बीच में दिख रहा है। इसी तरह निर्धनम में भी ये जो र है, आधा र है, तो वो आधा र क्या है, उड़ंतु र के रूप में देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों को रुत्व संधि का जो भी डाउट था वो आज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करते हैं कि रुत्व संधि जो है विसर्ग संधि का एक प्रकार है। ठीक, ये तो पहली बात कंफर्म हो गई कि जब भी रुत्व संधि की बात आएगी तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि विसर्ग संधि के अंतर्गत है, तो इसका मतलब इस पे कौन सा नियम लागू होगा, विसर्ग संधि का नियम लागू होगा। अब इसका नियम क्या है, इसका नियम बनता है कि स्वर जो पहला पद है
उसमें अ और आ स्वर वर्ण नहीं काम करेगा। ठीक, कौन से वर्ण काम करेंगे? अ आ को छोड़ के जो भी स्वर वर्ण बचते हैं वो काम करेंगे। यानी विसर्ग से पहले अ आ स्वर वर्ण को छोड़ के कोई भी स्वर वर्ण आता है तो वो हमारा रुत्व संधि का जो है नियम, पहला नियम फॉलो कर रहा है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा पद है उसमें जो पहला वर्ण है यदि स्वर वर्ण से शुरू है या फिर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे जो हमारा हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्रम आता है उससे कोई वर्ण शुरू है, या य व र ल से, य व र ल, ये 4 वर्ण, यानी कुल मिला के जिसे हम हिंदी में घोष वर्ण कहते हैं। और घोष वर्ण कितने हैं? 19 वो वर्ण और स्वर वर्ण ये काम करेंगे। यदि इन वर्णों से शुरू है दूसरा पद तब हमारा जो विसर्ग है वो किसमें चला जाएगा? रुत्व संधि में चला जाएगा। और रुत्व संधि का नियम के अनुसार जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। और विसर्ग का र में बदलना ही हमारा क्या कहलाता है? रुत्व संधि कहलाता है। ठीक, ये बात इतनी कंफर्म हो गई। अब इसकी ट्रिक क्या है? किसकी ट्रिक है कि जो शब्द है, शब्द के बीचों बीच जो विसर्ग है हमें किस रूप में मिलेगा? र के रूप में मिलेगा, चाहे उड़ंतु र के रूप में मिलेगा या फिर र के रूप में देखने को मिलेगा। रुत्व संधि से जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब है, कमेंट है, ये सब क्या है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जब ये चीजें आती हैं तो अपना भी मन क्या है बढ़ता है कि हाँ चलो वीडियो बनाया जाए। नहीं तो किस तरह से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जो बनाता है वही जानता है। क्योंकि और ऊपर से हम लोग क्या है, हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ के साथ साथ जानते ही हैं घर पे काम का भी प्रेशर रहता है, और वो भी मिडिल क्लास के, मतलब हाई लेवल पे रहते हैं। तो ये होता है कि चलो भाई खाना दाना कोई और बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब कुछ सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। तो प्लीज आप लोग जो है मेरी परेशानी को समझिएगा। वीडियो में लगातार नहीं डाल पा रही हूँ, कभी कभार क्या होता है अपनी भी तबीयत थोड़ा जो है गड़बड़ हो जाती है, तो उसको भी देखना पड़ता है, या घर पे कोई आ गया वो भी देखना पड़ता है, सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों का जो है टाइम से वीडियो में दे दूँ। तो चलिए अगली जो वीडियो होगी इसके अगले जो हमारा रुत्व संधि है उससे रिलेटेड होगा, और उसको भी हम इजी वे में समझेंगे। एनसीईआरटी बेस में जो विसर्ग संधि को दिया गया है मिक्सअप करके दे दिया है तो वो कंफ्यूजन में हो जाता है, और बड़े लेवल पे बताना मतलब आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि मैं आप लोगों को किस स्टाइल में समझाऊं कि सारी बातें भी आ जाएं और आप समझ भी जाए। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो इजी वे में अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्माइल करिए, लाइफ में आगे बढ़िए और माइंड को पॉजिटिव रखिए। कहते हैं